हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमारे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले अपन स्टूडेंट्स ये समझते हैं मैक्रोलाइड क्या चीज है। तो मैक्रोलाइड जो है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मैक्रोसाइक्लिक रिंग कैरी करते हैं लैक्टोन की, और उसके साथ जुड़ा होता है, अटैच होता है डीऑक्सी शुगर। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, मैक्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है। तो मैक्रोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग होगी, एक जगह से शुरू होगी और एंड वहीं आके खत्म होगी, ऐसी साइक्लिक रिंग होगी जिसमें 14 से 16 तक कार्बन के एटम्स होंगे, या आप बोल सकते हो 14 से 16 एटम्स होंगे। तो अपन अपने समझने के लिए मान लेते हैं कार्बन एटम्स हो। अब मैक्रोलाइड्स जो हैं उनका काम किस प्रकार का होता है, तो दे आर ग्रोथ इनहिबिटर्स, वो ग्रोथ को रोकने वाले होते हैं। रोकने वाले हो गए, दैट मीन्स बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देंगे, बैक्टीरिसाइडल नहीं, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देंगे। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बहुत यूजफुल है ऐसी जगह पर जहां पर आपको मल्टीपल इन्फेक्शियस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना है। अब वो डिजीज जो है वो आइदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से भी हो सकती है और ग्राम नेगेटिव से भी हो सकती है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर स्पेशली कोकाई और बेसिली स्पीशीज, एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर कोकाई स्पीशीज। जो प्रोटोटाइप ड्रग है हमारे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन, और जिसको 1952 में स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से ऑब्टेन किया गया है। इसके अलावा कुछ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स भी होते हैं जैसे क्लेरिथोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। अगर हम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर करने की बात करें तो इसको हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन, टिश्यू रिलेटेड इन्फेक्शन, जेनिटरो यूरिनरी इन्फेक्शन, इन सब के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन रूट की बात करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए प्रेफर्ड ओरल रूट होता है, बट हम लोग पेरेंट्रल रूट से भी इसके डेरिवेटिव्स को, कंपाउंड्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो मैक्रोलाइड्स जो हैं वो यूज होते हैं फेरेंजाइटिस के ट्रीटमेंट में, निमोनिया के ट्रीटमेंट में। कौन सा? जब स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशी की वजह से ये डिसऑर्डर्स हो रहे हो, और साथ में जो हमारा पेशेंट है दैट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन। हम अपने पेशेंट को पेनिसिलिन नहीं दे सकते बिकॉज दैट पर्टिकुलर केस इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन। इस पर्टिकुलर पेशेंट को अगर हमें ट्रीट करना है देन वी नीड मैक्रोलाइड्स। सिमिलरली जो मैक्रोलाइड्स हैं अगर हम उनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें तो वो हमारा बहुत अच्छा है, बहुत वाइडर है एज कंपेयर टू पेनिसिलिन। और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट लेजिनोला, न्यूमोफिला, माइकोप्लाज्म, माइकोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडा। इन सभी के अगेंस्ट में मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर यूजफुल। अब अगर आप स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर पर आए तो आप इसको बेसिकली कुछ हिस्सों में तोड़ के समझिए। तो कितने हिस्सों में हम उसको मेनली तोड़ते हैं? 5 में, 5 भागों में हम लोग ब्रेक करते हैं हमारे एक मैक्रोलाइड के स्ट्रक्चर को। तो जो मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन है वो 12 से 17 एटम्स की होना चाहिए, बिग साइज की होना चाहिए, इसलिए वो मैक्रोलाइड्स कहलाते हैं। कीटोन ग्रुप का होना मैंडेटरी है। 1 या 2 अमीनो शुगर्स का होना जरूरी है जो कि एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हों। इसके बाद एक न्यूट्रल शुगर का होना जरूरी है, और ये न्यूट्रल शुगर जो है वो या तो अमीन शुगर्स हो सकते हैं या तो ये न्यूक्लियस से डायरेक्टली भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा डाइमिथाइल अमीनो का भी होना जरूरी है शुगर की तरफ। इससे क्या होगा कि इससे हमारा कंपाउंड जो है वो बेसिक हो जाएगा और हमारे सॉल्ट के फॉर्मेशन में ये हमारी मदद
करेगा। तो ये था स्टूडेंट नाम समझने का सिस्टम कि किस प्रकार से मैक्रोलाइड का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब आइए अगर हम लोग इसके केमिकल डिग्रेडेशन की बात करें तो किस प्रकार से होगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि इरिथ्रोमाइसिन को इसका प्रोटोटाइप ड्रग माना जाता है, तो अपन उसी को एग्जाम्पल बनाकर समझते हैं। इरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है। इस स्ट्रक्चर में जो 6वें नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो रिवर्सिबली अटैक हो जाता है कार्बन नंबर 9 पर, और यहाँ पर एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम होता है हेमीकीटल इंटरमीडिएट। ये हेमीकीटल इंटरमीडिएट एक प्रकार से इनएक्टिव होता है। हेमीकीटल क्या चीज है? तो हेमीकीटल एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अल्कोहल और कीटोन इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक आर, उससे जुड़ा हुआ और एक आर, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड आर। ये वाला जो आर है दिस, ये हमेशा आपका अल्काइल वाला मॉइटी ही रहेगा। ये दोनों आर पर आप हाइड्रोजन भी रख सकते हैं और अल्काइल ग्रुप्स भी रख सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपके लिए हेमीकीटल वर्ड। तो अब आगे चलते हैं। देखिए अभी हमारा हेमीकीटल बन गया। इस हेमीकीटल का क्या कराया जाएगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हम लोग जानते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हेमीकीटल बना था उससे हम लोग वाटर को रिमूव करेंगे, और इस वाटर के रिमूवल से जो हमारा एरिथ्रोमाइसिन है उसका 12वें नंबर का कार्बन आ जाएगा मदद करने, हेल्प करने, और स्पाइरोकीटल बना लेगा। स्पाइरोकीटल बनने में हेल्प कर देगा। फिर से एक नया वर्ड आया आपके पास कि स्पाइरोकीटल क्या है। तो स्पाइरोकीटल जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होती है जिसमें दो अलग अलग रिंग के ऑक्सीजन किसी एक कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे समझिए, देखिए ये एक ऑक्सीजन हुआ है ना, ये अपनी एक रिंग है ना। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कार्बन। इस कार्बन से एक बॉन्ड पे ऑक्सीजन है। अब यही कार्बन इस दूसरी रिंग के ऑक्सीजन को भी जोड़ेगा, ये है ना। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट बनता है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्पाइरोकीटल, है ना। तो ये वाला कार्बन जो है ये स्पाइरोकीटल कार्बन है। दो अलग अलग रिंग के ऑक्सीजन्स जब किसी एक कॉमन कार्बन सेंटर से शेयर्ड होते हैं, उस तरीके के अरेंजमेंट को आप स्पाइरोकीटल बोलते हैं। तो जब हम लोग डिग्रेडेशन करवा रहे होते हैं वो समय में हमारे पेरेंट एरिथ्रोमाइसिन को डिग्रेड होने से बचाने के लिए या उसका वापस से जनरेशन करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए 12वें नंबर का कार्बन जो है वो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, OH ग्रुप प्रोवाइड करवा देता है, और इस तरह से हमारे पास एक न्यू स्पीशी बन जाती है दैट इज नोन एज स्पाइरोकीटल स्पीशी। अगेन ये जो स्पाइरोकीटल स्पीशी है ये भी एक प्रकार की इनएक्टिव स्पीशी ही होती है। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग इस कंडीशन को और हार्श कर दें, मतलब मोर टुवर्ड्स एसिडिक मीडियम, है ना, हम लोग एसिडिक के तरफ ही ले जाते रहें, एसिडिक कंडीशन को एनहांस करते रहें, हार्श कंडीशन ले आए, तो हमारा क्लैडिनोज ग्रुप जो है वो भी क्लीव हो जाता है, टूट जाता है मैक्रोसाइकल्स से। क्लैडिनोज क्या है? तो क्लैडिनोज जो है वो आपका एक हेक्सोज डीऑक्सी शुगर है। हेक्सोज डीऑक्सी शुगर, देखिए नाम से समझिए हेक्सो 6 मेंबर्ड है ना, डीऑक्सी, ये 2 3 4 5 6, ये देखिए ये बन गया है ना। अब यहां पर आपका OH बॉन्ड है, यही वाला
ब्रेकिंग होगा। इधर आपका CH3 अटैच होगा, इधर आपका OH अटैच होगा और यहाँ पर OCH3 CH3 ऐसा सब कुछ अटैच होगा। तो क्लैडिनोज ग्रुप जो है वो भी टूट के अलग हो जाएगा हमारे मैक्रोलाइड्स से या मैक्रोसाइकिल्स से। अब जैसे ही ये हीमोकेटल जो है, हेमिकीटल, इसके बाद हमारा स्पाइरोकीटल, ये जैसे ही डिहाइड्रेट होते हैं, जैसे ही ब्रेक डाउन होके या टूट कर अलग होते हैं, इमीडिएटली हमारा जो कंपाउंड था वो वीक हो जाता है और उसकी एक्टिविटी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। जो भी एक्टिविटी हम अपने माइक्रोलाइट से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कमजोर हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। देखिए आपने ड्रग शुरू की एरिथ्रोमाइसिन, वो एक एक्टिव ड्रग थी, ठीक है। इसका केमिकल डिग्रेडेशन कैसा हुआ, आपने इसको एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ मूव किया तो ये एक हेमिकीटल स्पीशी में कन्वर्ट हो गया जो कि इनएक्टिव होता है। जैसे ही हेमिकीटल कंपाउंड में से आपने वाटर लॉस कराया, डिहाइड्रेशन कराया, एक इंटरमीडिएट जनरेट हुआ और ये इंटरमीडिएट जो है, ये इंटरमीडिएट अपने पास से H+ आयन रिलीज कराएगा। H+ आयन के रिलीज होते ही हमारा हेमिकीटल कन्वर्ट हो जाएगा स्पाइरोकीटल। स्पाइरोकीटल अगेन इनएक्टिव था और फिर भी हम लोग एसिडिक कंडीशन को अगर मेंटेन रखते हैं, हार्श कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, तो हमारा स्पाइरोकीटल फर्दर डिसोसिएट होता है और डिग्रेड होता है और टूट जाता है सोमामाइन और क्लैडिनोज में। तो इस प्रकार से जैसे ये हेमिकीटल और स्पाइरोकीटल बना, हमारा जो ये स्टार्टिंग वाला एरिथ्रोमाइसिन था ये वीकली एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो गया, इसकी एक्टिविटी जो है वो लॉस हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स केमिकल डिग्रेडेशन। आइए इसका थोड़ा हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। तो मैकेनिज्म में आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स। ये एजेंट्स प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। किस प्रकार से इनहिबिट करते हैं, तो 50S राइबोसोमल यूनिट के साथ में जुड़ करके इनहिबिट करते हैं। इस इनहिबिशन से फर्दर जो पेप्टाइड चेन के इलोंगेशन की, यानी कि पेप्टाइड चेन के लंबी होने की जो प्रोसेस थी, जो ट्रांसलोकेशन के स्टेप्स थे, वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, वो भी हमारे इनहिबिट हो जाते हैं। इस इनहिबिशन से हमारा जो A साइड से P साइड तक जाने वाला चेन था वो भी रुक जाता है या हिंडर हो जाता है या उसका प्रिपरेशन भी ठहरने लग जाता है। तो माइक्रोलाइड्स जो हमारे कंपाउंड है मैक्रोलाइड्स, वो राइबोसोमल पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को भी क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और इस इनहिबिशन से हमारे राइबोसोम्स का ट्रांसलोकेशन यानी फर्दर प्रोसीडिंग रुक जाता है और इसी के साथ में mRNA का जो टेम्पलेट है वो भी इनहिबिट हो जाता है, वो भी रुक जाता है। इस इनहिबिशन से बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है और साथ में पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का अपना काम रुक जाता है। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का काम रुकेगा तो फर्दर चेन इलोंगेट नहीं होगी। फर्दर चेन इलोंगेट नहीं होगी तो tRNA अगले अमीनो एसिड से नहीं जुड़ेगा, अगला अमीनो एसिड अपना काम नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से सारी प्रोसेस एक के बाद एक अप होती चली जाएंगी। तो अगर हमारा जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है ये P साइड के 30 यूनिट से जुड़ जाएगा, साथ ही में ये एक जगह ल्यूकोसाइट्स पर इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये इन्फेक्शन के साइट तक पहुंच जाएंगे। इन्फेक्शन के साइट में पहुंचने के बाद में फर्दर ट्रांसलोकेशन को रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे और उसके बाद में हमारा जो बैक्टीरिया था उसका ग्रोथ रुक जाएगा क्योंकि उसको आगे की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं हो पाएगी। देखिए आप यहाँ पर अगर समझ पाएंगे तो ये हमारा 30S यूनिट है, ये 50S यूनिट है ना। देखिए ये जो एक क्रॉस का मार्क बना है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रॉस का मार्क हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि A साइड से
पी साइट की तरफ जो चेन जा रही थी, यानी कि ये वाली जो चेन ए साइट से पी साइट की तरफ जा रही थी, यहाँ पर डाटा का ट्रांसफर रुक गया है। ये जो क्रॉस मार्किंग है इसने ये दिखा रहा है कि डाटा का ट्रांसफर रुक गया है और अब फर्दर कोई इंफॉर्मेशन ए से पी को नहीं मिलेगी। जैसे ही कोई आगे की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, चेन का इलॉन्गेशन रुक जाएगा और जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी थी वो रुक जाएगी, साथ में बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, मैक्रो अपने आप में बड़ा है ना, तो 13 कार्बन चेन वाले जो हैं दैट इज सेमी सिंथेटिक इन नेचर और उसका एग्जाम्पल है ट्यूलरा थोरामाइसिन। फिर है 14 मेंबर्ड वाला जिसमें है नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में जैसे इरेथ्रोमाइसिन और सेमी सिंथेटिक में क्लैरिथोमाइसिन। 15 मेंबर्ड में एजिथ्रोमाइसिन। 16 मेंबर्ड में फिर से नेचुरल और सेमी सिंथेटिक दो होते हैं जैसे स्पेरामाइसिन और टिलोमिसिन। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स आपके क्लासिफिकेशन के लिए। आइए यूजेस देखते हैं। तो इनका मेन यूज क्या है कि ये यूज होते हैं प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ ओरियोडेंटल इन्फेक्शन, फिर निमोनिया, लेगिनोरिन, फिर व्यूपिंग कफ, डिप्थेरिया, सिफिलिस, गॉनरिया, स्टाइफोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस एंड एक्ने। इसके अलावा इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, जीआईटी अपसेट, एलर्जिक रिएक्शन, हेडेक, रैशेस, स्किन रैशेस, द बेसिक एडवर्स इफेक्ट्स है ना। तो स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी हमारे सिलेबस में हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज इरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप याद रखेंगे तो बिग स्ट्रक्चर होगा, मोर देन 12 कार्बन एटम्स वाला है ना, इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ और यहाँ। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि वाइट या तो फिर पेल येलो या लाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में, ओडरलेस है, बिटर इन टेस्ट है और स्लाइटली सॉल्यूबल है वाटर और सॉल्यूबल है अल्कोहल और एसीटोन में। इसके अलावा मैकेनिज्म कैसा है कि तो ये मेटाबोलाइज होता है हमारे लीवर में। ये ड्रग जो है ये जुड़ता है 23 rRNA से जो कि प्रेजेंट होता है 50S सब यूनिट। इस जुड़ने की वजह से फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होता है ये इमीडिएटली ट्रांसपेप्टाइडेशन के स्टेप को ब्लॉक कर देता है और ट्रांसपेप्टाइडेशन का स्टेप ब्लॉक होता है तो इमीडिएटली बैक्टीरिया की जो राइबोसोमल सब यूनिट है वो भी इनहिबिट हो जाती है और इससे बैक्टीरिया का जो फंक्शन है यानी कि बैक्टीरिया का जो फर्दर प्रोसेस है वो कंट्रोल हो जाता है, वो रुक जाता है। स्टोरेज केस को वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ट्रीटमेंट ये सिफिलिस में यूज होता है, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब यूटीआई, इंटेस्टाइन, स्किन, गाइनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस, फीवर, रूमेटिक फीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, डिप्थेरिया एक्सेट्रा जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शंस है उन सब में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लैरिथोमाइसिन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लैरिथोमाइसिन। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस, बिटर टेस्ट होता है और थोड़ा भी आपने इसको हीटिंग किया तो ये डिकम्पोज हो जाता है। वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल एसीटोन में। इसके साथ में इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के वेपर्स को एमिट आउट करता है। इसके बाद मैकेनिज्म कैसा है तो ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है और सबसे पहले मेटाबोलाइज होते वक्त ये 14OH से मेटाबोलाइज होता है, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन का मेथड यहाँ पर यूज होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। ये भी राइबोसोमल के 50S सब यूनिट से जुड़ता है और आरएनए डिपेंडेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस का मेथड है उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो जैसे ही ये इनहिबिशन होता है इमीडिएटली बायोलॉजिकल मॉड्यूलेटर्स जो हैं वो भी रुक जाते हैं और ट्यूमर की ग्रोथ जो है वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रकार से जो
ग्रोथ डेवलप हो रही थी, जो डेवलपमेंट चल रहा था बैक्टीरिया में, वो ऑल्टर हो जाता है, वो रुक जाता है। और सिमिलर है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और यूज वही है, कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ एच पाइलोरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, टॉन्सिल्स, निमोनिया एंड स्किन इन्फेक्शंस। द नेक्स्ट इज एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन, you see the structure, this is the structure of azithromycin. इसका प्रॉपर्टीज है वाइट amorphous solid, remember this is amorphous solid. फिर this is odorless, bitter in taste, insoluble in water, soluble in ethanol, methylene chloride, and this drug is stable under acidic condition. That means जो chemical degradation का method erythromycin के लिए था, वो एजिथ्रो के लिए नहीं होगा. That is why azithromycin is more acceptable by ओरल रूट. हम जो एजिथ्रोमाइसिन के टैबलेट रूट के डोजेस फॉर्म में लेते हैं, उसका रीजन यही है दैट इट इज मोर स्टेबल इन द एसिडिक मीडियम. ऐसी कोई चीज जिसका कोई डेफिनेट शेप, फॉर्म या स्ट्रक्चर ना हो, दैट इज नोन एज एमॉर्फस. तो अभी आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये ड्रग भी लीवर में मेटाबोलाइज होता है, बट यहाँ पर जो मेथड है दैट इज डीमिथाइलेशन. ये बैक्टीरिया ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और उसके प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये इंटरफेयर करता है. ये जुड़ता है 50S सब यूनिट के साथ में, और ट्रांसलेशन ऑफ mRNA को भी ये इनहिबिट कर देता है. इसका स्टोरेज वही है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट. यूज ट्रीटमेंट इसका साइनस में, निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, स्किन इन्फेक्शन, सर्विसाइटिस, यूरेटाइटिस, ईयर इन्फेक्शन एंड मेल जेनाइटल अल्सर. तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक टॉपिक सेकेंड यूनिट से, दैट इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स. आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा. अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं. टिल देन, थैंक यू सो मच.